हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग और एग्ज़ाम की तैयारी कैसे चल रही है? कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ठीक है? और आज हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि अपना होने वाला है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन रूल 2026 का। हमने इसका सारा सिलेबस कवर अप कर लिया है और अब हम लोग इसका जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है सारे चैप्टरों का, वो एक-एक करके कवर अप करेंगे, ठीक है? और इसमें हम अभी चैप्टर 1 से लेके 10 तक का सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर अप किए हैं, जिसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 से 52 तक है टोटल। और आइए एक-एक करके स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो क्या है? चैप्टर नंबर 1, ठीक है? जो कि है आपका प्रिलिमिनरी। इसमें देखिए आपको ये भी इम्पोर्टेंट है याद करना कि चैप्टर नंबर 1 क्या है, 2 क्या है, नाम याद रखिएगा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसका आइडिया आपको होना चाहिए। आते हैं हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द ऑफिशियल टाइटल ऑफ द रूल नोटिफाई ऑन 8 मई 2016 2026 8 मई को आपका जो भी एक रूल आया है, ठीक है? ऑफिशियल टाइटल उसका नाम क्या है पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ सेंट्रल रेगुलेशन 2020। क्या आपका ओएसएच जो भी ये है 2020 में वो आया है। अगला ऑप्शन है आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन सेंट्रल रूल 2026। क्या ये आया है 8 मई को? या फिर अगला ऑप्शन है द सेंट्रल लेबर एंड वर्किंग कंडीशन रूल 2026 ये है, या फिर द इंडियन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड वेलफेयर रूल ये है। तो आप में से सबको पता है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हम लोग ओएसएच रूल के बारे में पढ़ रहे हैं तो आंसर तो वही होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट इसमें ये है इसका डेट कि ये किस दिन आया है, ठीक है, एग्जाम में। और अगर पूछा जाए तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्पस के लिए हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ना सोच के घुमा के क्वेश्चन थोड़ा सा दे उसलिए, ठीक है। आगे आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या आपसे बोल रहा है? टू विच जियोग्राफिकल एक्सटेंट डू द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन रूल 2026 अप्लाई? जो भी हमारा ओएसएच डब्ल्यूसी रूल 2026 है ना, वो आपका किस किस जगह पे अप्लाई होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका होल ऑफ द इंडिया एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। इंडिया के सब जगह में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को छोड़ के। अगला ऑप्शन है आपका ओनली टू यूनियन टेरिटरी, सिर्फ यूनियन टेरिटरी में अप्लाई होता है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग है वहाँ। तीसरा है आपका होल ऑफ इंडिया। ये चौथा है ओनली टू द मेजर पोर्ट माइंस एंड डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट, कि सिर्फ मेजर पोर्ट में, माइंस में या फिर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट में, कि जहाँ पे सिर्फ पोर्ट है, माइंस है या डिफेंस है। तो आपको पता है कि इसका आंसर होगा क्या? द होल ऑफ इंडिया, इंडिया में हर एक जगह, ठीक है। आते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन में जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 व्हाट डज द टर्म कोड मीन्स? कोड का मतलब क्या होता है? अगर कहीं भी ये टर्म लिखा होगा कोड, तो इसका मतलब क्या होता है? मैंने आपको पहले दिन के क्लास में ये बताया था, ठीक है। तो कोड का मतलब क्या? फैक्ट्री एक्ट 1948 होता है। कोड का मतलब द कोड ऑफ वेजेस 2019 है। या कोड का मतलब ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन को 2020 का बात हो रहा है। या सोशल सिक्योरिटी को 2020 का बात हो रहा है। तो इसका आंसर आपको होगा गाइस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। अगर माइंस में मतलब कहीं भी आपको कोड लिखा हुआ दिख जाए तो इसका मतलब सिंपल सा आप यही समझिएगा कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ वर्किंग कंडीशन कोड का बात हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन जो है 4 नंबर। पूछ रहा है अंडर व्हाट हुज कंप्लायंस फंक्शन डज द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन ऑपरेट? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ कैंटीन किसके अंडर में ऑपरेट करता है, ठीक है। तो आपका है पहला ऑप्शन अपॉइंटेड बाय द वर्कर कमिटी टू चेक मील हाइजीन, इसको वर्कर कमेटी के द्वारा अपॉइंट किया जाता है हेल्थ क्या बोलते हैं, मील हाइजीन को, मतलब खाना का हाइजीन को चेक करने के लिए। दूसरा है अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है फॉर सिक्योरिंग कंप्लायंसेस विद कैंटीन प्रोविजन अंडर द कोड, कि सिक्योर करने के लिए कैंटीन प्रोविजन अंडर द कोड। या फिर अगला क्वेश्चन है डिप्लॉयड बाय द लोकल म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर, लोकल म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर के द्वारा इसको डिप्लॉय किया जाता है। अगला है आपका डिजिग्नेटेड बाय द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर फॉर मंथली फूड ऑडिट, कि इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के द्वारा आपका मंथली ऑडिट के लिए, मतलब फूड ऑडिट के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अपॉइंटेड बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा इनको अपॉइंट किया जाता है सिक्योरिटी कंप्लायंस, सिक्योरिंग कंप्लायंस के लिए कैंटीन रिलेटेड प्रोविजन से रिलेटेड, ठीक है। चलिए चैप्टर 1 हमारा इतना ही था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उसमें 4 था, जो चारों एक कवर हो गया। अब आते हैं हम अपना चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 2 क्या है आपका? रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन से बारे में इसमें सब कुछ दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है आपका वेयर मस्ट ऑन एम्प्लॉयर अप्लाई इलेक्ट्रॉनिकली टू सीक रजिस्ट्रेशन फॉर एन एस्टेब्लिशमेंट? जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो अप्लाई करेगा इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो वो पोर्टल क्या होगा, मतलब किस जगह पे वो अप्लाई करेगा?
तो पहला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर वेबसाइट, जो भी आपका कॉर्पोरेट अफेयर वेबसाइट है मिनिस्ट्री का, मतलब अफेयर, तो उसमें करेगा। दूसरा है आपका नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल, जो भी आपका नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल है उसमें करेगा। तीसरा है आपका श्रम सुविधा पोर्टल और डेजिग्नेटेड पोर्टल, मतलब कि श्रम सुविधा पोर्टल में या उससे रिलेटेड डेजिग्नेटेड पोर्टल, मतलब जो कोई और पोर्टल जो गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाएगा उसमें करेगा, या फिर स्टेट लेबर कमीशन पोर्टल में। तो इसका आंसर आप लोग को पता है, श्रम सुविधा पोर्टल में होगा या फिर और कोई डेजिग्नेटेड पोर्टल में होगा। अब आते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्या बोल रहा है, व्हेन ऑन इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। आपका रजिस्ट्रेशन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन अगर कंप्लीट हो जाता है सारे रिस्पेक्ट में, मतलब सब तरीकों से, तो लिखा है विद इन व्हाट मैक्सिमम टाइम फ्रेम, कितने टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब कितने समय के अंदर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिकली अप्लाई कर दिया है रजिस्ट्रेशन, तो कितने समय के अंदर आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन है आपका फोर्थ विथ का मतलब होता है तत्काल, ठीक है, तत्काल, बट नॉट लेटर देन 7 डेज। तत्काल आपका इशू हो जाएगा, नॉट लेटर देन 7 डेज, मतलब 7 दिनों के अंदर होगा, ठीक है, तुरंत हो सकता है या फिर 7 दिनों के अंदर हो सकता है, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है आपका विद इन 15 वर्किंग डेज। तीसरा ऑप्शन है विद इन 13 डेज फ्रॉम सबमिशन। चौथा ऑप्शन है ऑटोमेटिकली विद इन 24 आवर विदाउट वेरिफिकेशन, 24 घंटा के अंदर हो जाएगा बिना वेरिफिकेशन का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, फोर्थ विथ, मतलब तत्काल इशू हो जाएगा, नॉट लेटर देन 7 डेज, मतलब 7 दिनों के भीतर हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पे, जो कि है आपका 7, व्हाट हैपन इफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट इशू विद इन द स्पेसिफाइड लीगल पीरियड। लिखा हुआ है कि जो भी आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो अगर इशू नहीं होता है लीगल पीरियड में, जो कि आपका लीगल पीरियड देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि तत्काल, नहीं तो 7 दिनों के अंदर, अगर इस बीच आपका सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू नहीं होता है, ठीक है, तो फिर आपको पूछ रहा है कि तो फिर आपका क्या होगा उस केस में, ठीक है। तो पहला बोल रहा है कि एप्लीकेशन स्टैंड रिजेक्टेड एंड मस्ट बी रिफिल्ड, जो भी आपका एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको उसको दोबारा भरना होगा। दूसरा बोल रहा है कि द स्टेबलाइजमेंट सेल बी डीम रजिस्टर्ड, जो स्टेबलाइजमेंट आपने, मतलब जो भी आपने भरा है वो रजिस्टर हो जाएगा और जो सर्टिफिकेट है वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा इन फॉर्म नंबर 3 में, ठीक है। 7 दिनों के अंदर आपका सर्टिफिकेट खुद से जनरेट हो जाएगा फॉर्म नंबर 3 में, ये बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है कि द एम्प्लॉयर इज पेनलाइज फॉर रनिंग ऑन अनरजिस्टर्ड सेटअप, जो एम्प्लॉयर होगा उसको पेनल्टी देना पड़ेगा कि उसने अनरजिस्टर्ड सेटअप किया। चौथा बोल रहा है कि जो मैटर है वो फॉरवर्ड हो जाएगा एप्टीट्यूड ट्रिब्यूनल फॉर मैनुअल रिव्यू, जो भी आपका मैटर है वो आपके आगे प्रोसीड हो जाएगा एप्टीट्यूड ट्रिब्यूनल में, मतलब एक तरह से कोर्ट में मैनुअल रिव्यू के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो भी स्टेबलाइजमेंट है वो से अपने आप रजिस्टर हो जाएगा अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया है तो, और वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा फॉर्म नंबर 3 में, ठीक है। अगर 7 दिनों के अंदर नहीं होता है तो वो ऑटोमेटिक रीजनरेट होगा, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन में, जो है 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ देयर इज चेंज इन रजिस्ट्रेशन पार्टिकुलरली फर्निश इन फॉर्म 1, अगर आपका कोई चेंजेस आता है, मतलब आप रजिस्ट्रेशन जैसे पहले करवा लिए, फिर आप बाद में उसमें कुछ चेंजेस करवाना चाहते हैं, ठीक है, जैसे आपने और नाम किसी और का दिया, अब चाहते हैं कि नाम हम ओनरशिप चेंज करवा दे, किसी और का नाम मेंशन कर दे, तो उस केस में आप फॉर्म 1 भरते हैं। तो लिखा है विद इन हाउ मेनी डेज द एम्प्लॉयर अपडेट इट टू द पोर्टल, कितने दिनों के अंदर एम्प्लॉयर जो होगा वो पोर्टल में उसको अपडेट करवाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। आपका पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, विद इन 7 डेज, मतलब कि 7 दिन के भीतर, विद इन 15 डेज की 15 दिनों के अंदर, विद इन 13 डेज 30 दिनों के अंदर, या विद इन 16 डेज 7 दिनों के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद इन 13 डेज, 30 दिनों के अंदर आपको, ठीक है, अपडेट करवाना होगा इसको पोर्टल में, अगर आप कोई चेंजेस लाते हैं अपना रजिस्ट्रेशन में तो। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 9, विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ क्लोजिंग ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, अगर आपने कोई काम को बंद कर दिया, एस्टेब्लिशमेंट मतलब कोई काम चल रहा है उसको बंद कर दिया, अदर देन माइंस, माइंस का केस के लिए नहीं है, ठीक है, तो मस्ट द एम्प्लॉयर इन इनिशिएट द एक्चुअल क्लोजिंग डेट टू द रजिस्टरिंग ऑफिसर, तो जो भी आपका क्लोजिंग डेट होगा वो आपका रजिस्टरिंग ऑफिसर में आप उसको मेंशन कीजिएगा, तो कितने दिनों के अंदर उस चीज के लिए आप उसको मतलब नोटिस दीजिएगा, मतलब कितने दिनों के अंदर इन्फॉर्म कीजिएगा और किस फॉर्म में कीजिएगा, वो क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये देखिए माइंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको नहीं ना पता एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से पूछे, तो इस चैप्टर में
ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसीलिए मैंने इसको पिक किया है। तो आपका पहला ऑप्शन है विद इन 7 डेज इन फॉर्म 1, 7 दिनों के अंदर फॉर्म 1 में कीजिएगा। विद इन 15 डेज इन फॉर्म नंबर 6, 15 दिनों के अंदर कीजिएगा फॉर्म नंबर 6 में। तीसरा ऑप्शन है विद इन 13 डेज इन फॉर्म नंबर 2, 30 दिनों के अंदर कीजिएगा फॉर्म नंबर 2 में। या फिर प्रायर नोटिस ऑफ 16 डेज, मतलब 7 दिनों के अंदर फॉर्म नंबर 4 में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विद इन 13 डेज इन फॉर्म नंबर 2, 30 दिनों के अंदर कीजिएगा फॉर्म नंबर 2 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए वो माइंस के लिए नहीं था तो उसमें मेंशन किया हुआ था, ठीक है। देखिए, और ये देखिए ये माइंस के लिए है तो इसमें भी मेंशन है साफ साफ कि इन केस ऑफ माइंस, ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम पीरियड नोटिस पीरियड रिक्वायर फॉर कमेंसमेंट रीओपनिंग एंड एबेंडमेंट ऑफ ऑपरेशन। अगर कितना, मतलब इसमें टाइम फ्रेम पूछ रहा है कि कितना टाइम फ्रेम के अंदर आपका माइंस में अगर कोई कमेंसमेंट हो रहा है कि कोई काम का ओपनिंग हो रहा है, जैसे कोई ओपनिंग हो रहा है काम का या रीओपनिंग हो रहा है माइंस का, या फिर अमेंडमेंट मतलब कोई ऑपरेशन को बंद किया जा रहा है, ठीक है, कुछ समय के लिए, तो आप कितने टाइम फ्रेम के अंदर इन्फॉर्म कीजिएगा और किस फॉर्म में इन्फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, नॉट लेस देन 7 डेज इन फॉर्म नंबर 6, 7 दिनों के अंदर, मतलब 7 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए फॉर्म नंबर 6 में। नॉट लेस देन 15 डेज, 15 दिनों से कम नहीं इन फॉर्म नंबर 3 में। नॉट लेस देन 13 डेज इन फॉर्म नंबर 7, नॉट, फिर अगला है एग्जैक्टली 16 डेज प्रायर इन फॉर्म नंबर 2। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट लेस देन 13 डेज इन फॉर्म नंबर 7, ठीक है। 30 दिनों के, मतलब कि जब तक 30 दिन रहेगा, 30 दिन से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तब आप इन्फॉर्म कीजिएगा इस चीज के बारे में कि कोई भी माइंस में ओपनिंग हो रहा है, री ओपनिंग हो रहा है, कमेंसमेंट हो रहा है, या फिर कोई भी अमेंडमेंट हो रहा है ऑपरेशन का, और किस फॉर्म में कीजिएगा, तो फॉर्म नंबर 7 में। फॉर्म भी उतना ही इंपॉर्टेंट है गाइस जितना आपका डेट है, ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। अब आते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन में, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 11, लिखा हुआ है फॉर कॉन्ट्रैक्ट लेबर, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं वैसे लेबर, या फिर बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क, विद इन हाउ मेनी डे ऑफ कमेंसमेंट और सेसेशन नोटिस मस्ट बी सबमिटेड इन फॉर्म नंबर 6, कितने दिनों के अंदर आपका नोटिस इसमें भेजा जाएगा कि कोई काम शुरू हो रहा है, बंद हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर और बिल्डिंग अदर कंस्ट्रक्शन वर्क के केस में है। तो आपका पहला ऑप्शन है 7 दिनों के अंदर आप नोटिस दीजिएगा कि कोई काम चालू हो रहा है या बंद हो रहा है उसका नोटिस, या फिर 15 दिनों के अंदर दीजिएगा, या फिर 30 दिनों के अंदर, या फिर आपका 45 दिनों के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 दिनों के अंदर। मतलब 30 दिनों के अंदर आप कोई भी कमेंसमेंट, मतलब कोई भी काम का शुरू करने या फिर कोई भी काम को बंद करने का नोटिस दीजिएगा फॉर्म नंबर 6 में। देखिए इसमें हम अपना सारा चैप्टर में सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो माइंस वालों के लिए भी है, और जो नए मतलब ऐसे भी एग्जाम में तो पता नहीं है ना, तो फिर कुछ भी पूछ सकता है, तो इसीलिए आप लोग देखिए इसको सारा मतलब कवर अप करेंगे इसमें। अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 क्या होने वाला है आपका, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जो भी आपका एम्प्लॉयर है, मतलब जो नौकरी देता है और जो नौकरी करता है एक तरह से, उसका क्या क्या ड्यूटीज होता है, तो उसके बारे में है चैप्टर नंबर 3 में। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय किस चैप्टर में है, चैप्टर 1 में, 3 में, 5 में, 8 में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट ऐसे भी हो सकता है, तो वो भी ध्यान रखिएगा कि चैप्टर नंबर 3 क्या है, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय है। ये सारा क्वेश्चन अब उसी से होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका है वो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एम्प्लॉयर ऑफ डॉक वर्क, बिल्डिंग या अदर कंस्ट्रक्शन वर्क मस्ट अरेंज फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर एम्प्लॉय हु हैव कंप्लीटेड व्हाट एज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 40 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। माइंस के लिए नहीं है तो उतना डिटेल में हम इसको छोड़ देते हैं, ऊपर से आप लोग बस देख लीजिए। अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, Which form is used for providing medical examination certificate to both employer and employee? किस फॉर्म का यूज किया जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने के लिए, मतलब मेडिकल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट इशू होता है उस फॉर्म में, जो कि आपका एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के लिए होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है फॉर्म नंबर 1, जो कि नहीं होगा, आपको पता ही है, फॉर्म नंबर 5, फॉर्म नंबर 8 या फॉर्म नंबर 11, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉर्म नंबर 8। अब आते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन में 14 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, व्हेन अ वर्कप्लेस एक्सीडेंट रिजल्ट इन डेथ द एम्प्लॉयर मस्ट इन्फॉर्म द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड अदर डेजिग्नेटेड वो अथॉरिटी। अगर माइंस में एक वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हो जा रहा है जिसका परिणाम डेथ है, मतलब कि कोई वर्कर काम कर रहा है वर्क प्लेस में और माइन एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण वो डेथ हो गया, तो फिर जो एम्प्लॉयर होगा वो इन्फॉर्म करेगा इंस्पेक्टर
कम फैसिलिटेटर को या फिर और डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को। तो वही पूछ रहा है कि कितने समय के अंदर करेगा। तो पहला ऑप्शन है आपका विद इन 12 आवर बाय फॉर्मल मेल, कि 12 घंटा के अंदर, मतलब जब एक्सीडेंट हुआ उससे 12 घंटा के अंदर में फॉर्मल मेल भेज के करेगा। दूसरा है फोर्थविथ, तत्काल करेगा, नोटिस भेज के फॉर्म नंबर 11 में इलेक्ट्रॉनिकली एंड बाय टेलीफोन के माध्यम से। अगला है विद इन 24 आवर्स ऑफ पोस्टमार्टम रिपोर्ट, 24 घंटा के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने का, एट द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव वेज पीरियड, मतलब वेज पीरियड का काम खत्म होने के बाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फोर्थविथ, मतलब तुरंत करेगा फॉर्म नंबर 11 में इलेक्ट्रॉनिकली और टेलीफोन के माध्यम से। अगर माइंस में डेथ हो जाता है तो उस केस के लिए है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें लिखा हुआ है कि ऑन एक्सीडेंट रिजल्ट इन बॉडी इंजरी डेट प्रिवेंट ऑन एम्प्लॉय फ्रॉम वर्किंग। अगर माइंस में कोई एक्सीडेंट हो गया जिसका रिजल्ट मतलब सीरियस बॉडी इंजरी है, जिसके कारण कोई एम्प्लॉय माइंस में काम नहीं कर पा रहा है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड ड्यूरेशन और डिबिलिटी डेट ट्रिगर मैंडेटरी रिपोर्ट इन फॉर्म नंबर 11। तो फिर वो टाइम पीरियड क्या होगा वो इन्फॉर्म करेगा, मतलब कि वो जो भी पर्सन इन्फॉर्म करेगा, रिपोर्ट करेगा फॉर्म नंबर 11 में। तो कितना से कितना पीरियड के अंदर उसको इन्फॉर्म करना होगा अगर उसके साथ सीरियस बॉडी इंजरी हो जा रहा है जिस कारण वो माइंस में काम नहीं करने के लिए मतलब सक्षम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कि 24 घंटा या ज़्यादा, अगर 24 घंटा हो गया या उससे ज़्यादा हो गया तो। दूसरा है 48 घंटा या उससे ज़्यादा। अगला ऑप्शन है 74 आवर्स या उससे ज़्यादा, और उसके बाद है मोर देन 7 डेज, 7 दिनों के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 48 आवर्स या ज़्यादा। जब 48 घंटा या उससे ज़्यादा हो जाएगा तब आपका इसका रिपोर्ट फॉर्म नंबर 11 में करेगा। अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, विद इन हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, ऑन एम्प्लॉयर सेंड अ रिपोर्ट टू द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 48 आवर डिसेबिलिटी पीरियड फ्रॉम अ नॉन फेटल एक्सीडेंट। जो भी आपका इंस्पेक्टर एम्प्लॉयर होगा, आपका माइंस का एम्प्लॉयर मतलब जो एम्प्लॉय मतलब नौकरी देगा, वो कितने टाइम फ्रेम के अंदर रिपोर्ट भेजेगा आपका किसको, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 48 आवर ऑफ डिसेबिलिटी पीरियड, मतलब 48 घंटा, जैसे आपका माइंस में एक्सीडेंट हुआ 48 घंटे के बाद तो नोटिस भेजा। ठीक है, तो उसके बाद इसका तो उसके बाद कितने घंटे के अंदर, मतलब 48 घंटा जैसे पूरा हो गया आपका एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो उसके बाद तो आपका नोटिस भेजेगा। तो फिर पूछ रहा है उसके बाद कितना घंटा के अंदर भेजेगा। तो आपका पहला ऑप्शन है 12 घंटा के अंदर, मतलब 48 घंटा होने के बाद जो 12 घंटा अगला चलेगा, मतलब कि 48 से लेके अगला 12 जोड़ेंगे तो 60 मिनट, तो 48 से 60 के बीच में 48 घंटा से लेके और बाकी 24 जोड़ दीजिए उसमें, 1 घंटा कुछ होगा उस मिनट में, या फिर विद इन 48 आवर्स या विद इन 7 डेज के अंदर। अब आपको इतना तो पता है कि 48 घंटा के बाद आपका नोटिस भेजा जाएगा फॉर्म नंबर 11 में, लेकिन ये अब बताना है कि 48 घंटा के बाद कितने घंटा के अंदर और भेजेगा। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद इन 12 आवर्स, 12 घंटा के अंदर। ठीक है, जब एक्सीडेंट हो गया आपका जिसके कारण नॉन फेटल एक्सीडेंट है, मतलब किसी का जान मान का हानि नहीं हुआ, तो फिर 48 घंटा होने के बाद अगला 12 घंटा के अंदर नोटिस भेजेगा। ठीक है, समझ गया। अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है कि विद इन हाउ मेनी आवर्स, ठीक है, हाउ मेनी आवर्स मस्ट ऑन इनिशिएशन रिगार्डिंग एज स्पेसिफाइड डेंजरस अक्यूरेंस मस्ट बी सेंट बाय अथॉरिटी वेदर कॉजिंग बॉडी इंजरी और नॉट। पूछ रहा है कि कितने घंटा के अंदर जो भी आपका डेंजरस अक्यूरेंस हो रहा है उसका रिपोर्ट आपका भेजा जाएगा, जिसका मतलब जिसमें आपका सीरियस बॉडी इंजरी हो भी सकता है और नहीं भी होगा। तो इसका ऑप्शन है पहला फोर्थविथ, मतलब तुरंत, या फिर मैक्सिमम 2 घंटा तुरंत भेजेगा, या फिर 2 घंटा के अंदर भेजेगा। दूसरा है 12 घंटा के अंदर भेजेगा। तीसरा है 24 घंटा के अंदर भेजेगा। और चौथा है 36 घंटा के अंदर भेजेगा। देखिए ये सब क्वेश्चन आया ना गाइस, तो बहुत आसान है बताना आप लोग को। देखिए 2 घंटा तो आप लोग कभी पढ़े नहीं है, तो ये होगा नहीं। ऑप्शन में आप लोग का बचता क्या क्या है, 36 घंटा, तो इतना टाइम तो अभी कभी इसमें अभी तक कहीं भी यूज हुआ ही नहीं है। आपका बस 12 घंटा या 24 घंटा में से ही एक ऑप्शन होगा। ठीक है, तो अगर तुक्का भी मारना होगा तो आदमी इस तरह मार सकता है अगर जो नहीं पढ़ा है। ठीक है, कि दोनों में से ही एक होगा, लेकिन उसके लिए भी है ना थोड़ा सा अकल होना चाहिए। विद इन 12 घंटा, मतलब सुने ना, नकल करने के लिए भी अकल होना चाहिए। वैसा ही है कि कुछ कुछ कॉमन चीज है जो आप लोग ने कभी सुना भी नहीं होगा, तो वो सब चीज के बारे में तो आप लोग ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, और जो बाकी बचा वही ऑप्शन होगा, तो इस तरह से भी आप लोग तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसीलिए छोड़ना नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, इफ अ वर्कर कॉन्ट्रैक्ट अ डिजीज इन स्पेसिफाई इन थर्ड शेड्यूल ऑफ द कोड, हु मस्ट
द एम्प्लॉय नोटिफाई फोर्थविथ। लिखा हुआ है कि जो भी आपका थर्ड शेड्यूल है ना, उसमें देखिए आप जब पढ़िएगा उसमें थर्ड शेड्यूल में आपका बहुत सारा डिजीज का नाम मेंशन है, ठीक है। वो सब डिजीज में से अगर कोई डिजीज किसी वर्कर को हो जा रहा है माइंस में, ठीक है, तो लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयर होगा वो किसको नोटिफाई करेगा तत्काल, मतलब कि जो भी एम्प्लॉयर होगा वो किसको नोटिस भेजेगा तुरंत। तो आपका पहला ऑप्शन है कि लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भेजेगा या फिर जो भी आपका हेल्थ बोर्ड होगा, स्टेट हेल्थ बोर्ड होगा, उसको भेजेगा। दूसरा ऑप्शन है आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर या फिर चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को भेजेगा। तीसरा ऑप्शन है एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ओनली, जो भी एम्प्लॉय के लिए स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन भेजा जाता है सिर्फ उसको भेजेगा, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को भेजेगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर को, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है, व्हाट इज द इमीडिएट ड्यूटी ऑफ द एम्प्लॉय हु बिकम अवेयर ऑफ अनसेफ एंड अनहेल्दी कंडीशन इन द वर्क प्लेस एट द वर्क प्लेस। लिखा हुआ है जो भी आपका एम्प्लॉय माइंस में काम कर रहा है उसको काम करने के दौरान अगर पता चलता है कि वो अनसेफ और अनहेल्दी कंडीशन में काम कर रहा है तो उसका इमीडिएट ड्यूटी क्या होगा, मतलब कि तुरंत उसका ड्यूटी क्या होगा। सबसे पहला ड्यूटी क्या होगा उसका, कि वो फाइल करेगा कंप्लेंट हाई कोर्ट में, कि वो हाई कोर्ट चले जाएगा कंप्लेंट करने के लिए कि हाँ जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे कंडीशन अनसेफ और अनहेल्दी है। दूसरा आपका बोल रहा है स्टॉप वर्क इमीडिएटली, वो तुरंत काम को छोड़ देगा और लीव द प्रीमिसेस, मतलब कि काम की जगह से छोड़कर भाग जाएगा विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, बिना किसी को इन्फॉर्म किए हुए। मतलब जैसे कि आप काम कर रहे हैं, आपको पता चल गया कि यहाँ पे डेंजरस है, तो आप क्या कि काम छोड़ के भाग गए बिना किसी को बताए, तो ऐसा भी नहीं करना है। आगे क्या बोल रहा है, रिपोर्ट द मैटर एज सुन एज प्रैक्टिसेबल टू द एम्प्लॉयर, इस मैटर की सूचना आप तुरंत किसको देंगे, एम्प्लॉयर को देंगे, सेफ्टी ऑफिसर को देंगे या फिर हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव को देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला पॉइंट है वेट अंटिल द नेक्स्ट सेफ्टी कमेटी मीटिंग, जब तक अगला सेफ्टी कमेटी मीटिंग नहीं होता तब तक आप इस मुद्दे को नहीं उठाएंगे, ठीक है। तो इसमें तो आपको देख के ही मालूम चला कि सब ऑप्शन एलिमिनेट के लायक है, हाईकोर्ट में क्यों ही जाएंगे, आप क्यों काम छोड़ के भागेंगे, दूसरे को इससे दिक्कत हो सकता है, क्यों वेट करेंगे नेक्स्ट मीटिंग का। आप रिपोर्ट करेंगे किसको, द मैटर एज सुन एज सेफ्टी ऑफिसर को, एम्प्लॉयर को या फिर अदर कोई हेल्थ रिप्रेजेंटेटिव है तो उनको, ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। इसमें इतना ही क्वेश्चन था चैप्टर नंबर 3 से। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 की तरफ। अगर आप लोग ये चैप्टर पढ़ लिए होंगे ना तो आप लोग को इस सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग को पता चल जा रहा होगा, ठीक है, पढ़ते पढ़ते। अब अगला चैप्टर है जो कि है आपका चैप्टर नंबर 4 ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ से रिलेटेड। देखिए गाइस इसमें एक चीज और भी है, अगर कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, ठीक है, जैसे आपका दोस्त है या कोई भी है, अगर ये सब चैप्टर नहीं भी पढ़ा है और ये सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन ये सारा कवर अप कर लेगा ना तो एग्जाम में कंफर्म है कि 5 से 10 नंबर अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी के अंदर से आएगा, ठीक है, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछ सकता है। तो ज्यादातर चांसेस है कि इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आपका भीड़ जाएगा, चाहे आप एमसीएल की तैयारी कर रहे हो या फिर एसएससीएल में। तो एसएससीएल में तभी तो ऐसे कुछ मेंशन है नहीं, तो एमसीएल के लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ओवरमैन या फिर माइनिंग सरदार के लिए। अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में 20 नंबर में लिखा हुआ है कि इफ अ नॉन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ अ नेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड, एक तरह से हम सिंपल इसको बोर्ड बोलेंगे, ठीक है, कि जो भी बोर्ड का मेंबर है, एक्स ऑफिशियो मेंबर है, विशेष टू रिजाइन, अगर वो रिजाइन करना चाहता है मतलब अपना पद छोड़ना चाहता है, तो होम शुड द रेजिग्नेशन लेटर शुड बी एड्रेस, तो ये वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको मतलब भेजेगा। जैसे कि आपका बोर्ड का मेंबर है, बोर्ड में आपको पता है बोर्ड मेंबर होते हैं और आपका चेयरमैन होते हैं, तो जो भी बोर्ड मेंबर है वो अगर चाहता है कि रिजाइन करना, अपना पद छोड़ना चाहता है, तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। तो पहला है आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर को देगा। दूसरा है सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एडवाइजरी बोर्ड, इसको देगा। तीसरा है चेयरपर्सन ऑफ अ नेशनल बोर्ड, चेयरपर्सन जो होगा नेशनल बोर्ड का उसको देगा। या चौथा है आपका द चीफ लेबर कमिश्नर, जो भी आपका चीफ लेबर कमिश्नर है उसको देगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल बोर्ड, जो भी आपका नेशनल बोर्ड का चेयरपर्सन होगा उसको वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देगा। चलिए एक क्वेश्चन अब हम आप लोग से पूछते हैं कि ऑफिशियल मेंबर जो है वो तो अपना रेजिग्नेशन लेटर चेयरपर्सन को लेगा, लेकिन जो आपका चेयरपर्सन है, ठीक है, चेयरपर्सन अगर चाहता है कि वो अपना पद छोड़ दे, ठीक है, चेयरपर्सन अगर चाहता है कि वो अपना पद छोड़ दे तो चेयरपर्सन अपना रेजिग्नेशन लेटर किसको देगा। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है, क्लास में हम ये चीज आपको पढ़ाए हैं, तो इसका आंसर हम चाहते हैं कि आप लोग सब कोई कमेंट में दीजिएगा कि चेयरपर्सन अपना रेजिग्नेशन किसको देगा।
अब अगला क्वेश्चन आता है इसमें कि अगर एक्स ऑफिशियो मेंबर, जो भी आपका मेंबर है नेशनल बोर्ड का, वो अगर चाह मतलब मेंबर इफ फेल टू अटेंड मीटिंग, हाँ वो पूछ रहा है कि वो कितने मीटिंग में एब्सेंट रहेगा तो उसको मेंबरशिप से हटा दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका मेंबर है नेशनल बोर्ड का, वो कितने मीटिंग तक अटेंड मतलब मीटिंग अटेंड करने में फेल रहेगा तो उसको उसका पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, विदाउट सेंशन लीव, मतलब बिना सेंक्शन किए हुए लीव, मतलब बिना इन्फॉर्म किए हुए चेयरपर्सन को। तो पहला ऑप्शन है कि 2 कंसेक्यूटिव मीटिंग, मतलब लगातार 2 मीटिंग, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, कि लगातार 2 मीटिंग में अगर वो एब्सेंट रहा, ठीक है, बिना इन्फॉर्म किए किसी को, तो उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा। तीसरा है 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग, मतलब लगातार बैक टू बैक, ऐसा नहीं कि एक मीटिंग में आए फिर 2 मीटिंग छोड़ दिए फिर तीसरा में आ गए और फिर चौथा में नहीं आया, तो आप बोलेगा कि 2 मीटिंग में इधर एक 3 मीटिंग तो नहीं आया, ऐसा नहीं, लगातार 3 मीटिंग। ठीक है, कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार 3 मीटिंग में। चौथा है आपका 4 कंसेक्यूटिव मीटिंग या फिर 5 कंसेक्यूटिव मीटिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में, कि लगातार अगर आप 3 कंसेक्यूटिव मीटिंग में वो अगर नहीं आएगा तो उस केस में उसको आपके पद से हटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट डिस्क्वालीफाई अ पर्सन फ्रॉम बीइंग अ मेंबर ऑफ नेशनल बोर्ड और टेक्निकल कमेटी। क्या बोल रहा है कि नेशनल बोर्ड या फिर टेक्निकल कमेटी का मेंबर, मतलब कोई भी पर्सन किस कंडीशन में डिस्क्वालीफाई हो सकता है, कि ऐसा कौन सा कंडीशन है कि वो नेशनल बोर्ड या फिर टेक्निकल कमेटी के मेंबर से उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। तो पहला ऑप्शन है आपका बिंग डिक्लेयर ऑफ अनसाउंड माइंड, कि उसका दिमाग काम करना बंद हो जाए, ठीक है, एक तरह से वो पागल हो जाए, या फिर अनडिस्चार्ज सॉल्वेंट, कि दिवालिया घोषित हो जाए। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। ठीक है, अगला है और कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस, मतलब कि वो गुनेगार साबित हो जाए किसी ऑफेंस के लिए जो भी इन्वॉल्व है, इम्प्रिजमेंट ऑफ 3 मंथ और मोर, जिसके लिए उसको 3 महीने की सजा हो, मतलब कि वो 3 महीने की सजा काट के आया हो उस केस में। अगला है कि वो नॉन टेक्निकल सिटीजन हो इंडिया का, या फिर वो अपना रिटायरमेंट का एज अचीव कर लिया हो 58 ईयर्स। अगला क्वेश्चन है सर्विंग एज एन एक्टिव एग्जीक्यूटिव मेंबर एग्जीक्यूटिव इन प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टेब्लिशमेंट, कि वो कोई दूसरा प्राइवेट कंपनी में एक्टिव एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहा हो उस केस में। तो इसका आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए, कि उसका दिमाग काम करना बंद हो जाए, या फिर वो दिवालिया घोषित हो जाए, या फिर वो कोई काम करने के लिए जिसके लिए उसको 3 महीने की सजा हो। इस केस में उसको मेंबर नेशनल बोर्ड या टेक्निकल कमेटी के मेंबर से हटा दिया जाएगा। अगला आपका है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट थ्रेशोल्ड अबव which on establishment must consist a safety committee with equal employer and worker representative। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट थ्रेशोल्ड है वो किससे ज्यादा होगा तो आपका सेफ्टी कमेटी का गठन होगा। ठीक है, वर्किंग रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने मेंबर से ज्यादा होगा तो आपका सेफ्टी कमेटी बनाया जाएगा। तो पहला है एम्प्लॉइंग 100 या 100 से ज्यादा वर्कर, 250 या उससे ज्यादा वर्कर, 500 या 500 से ज्यादा वर्कर, 1000 या 1000 से ज्यादा वर्कर। अगर किसी माइंस में 100 या 100 से ज्यादा वर्कर है तो क्या सेफ्टी कमेटी बनाया जाएगा, तो इसका ऑप्शन है नहीं। 250 से ज्यादा में नहीं, 500 या उससे ज्यादा है तो हाँ, 500 कंडीशन में आपका सेफ्टी कमेटी बनाया जाएगा, या उससे ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं तो। ठीक है, एम्प्लॉइंग 1000 वर्कर, देखिए आप ये भी तो पूछ सकते हैं कि 500 से ज्यादा वर्कर तो 1000 भी है, तो उस केस में भी तो बना सकते हैं। तो नहीं, इसका आंसर 500 या उससे ज्यादा ही होगा, क्योंकि देखिए सिंपल सा एक चीज समझिए कि अगर 500 से ज्यादा 600 वर्कर है तो ये भी तो 500 से ज्यादा है, तो उस केस में मिनिमम एक जो लेस लिमिट है वो लेस लिमिट कितना तक फिक्स है, 500 तक है। ठीक है, तो 500 वर्कर होंगे, वो कंपलसरी है कि 500 वर्कर तक होंगे तो सेफ्टी कमेटी बनाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन में, जो कि है 24 नंबर। 24 नंबर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द स्टैट्यूटरी टेन्योर ऑफ ए सेफ्टी कमेटी एंड हाउ फ्रीक्वेंटली मस्ट इट मीट इन फैक्ट्री और बिल्डिंग साइड। क्या बोल रहा है, सेफ्टी कमेटी का स्टैट्यूटरी टेन्योर कितना होता है, कि कितने मतलब साल के लिए सेफ्टी कमेटी बनाया जाता है और उसका मीटिंग कब होता है। तो आपका पहला ऑप्शन है टेन्योर ऑफ 1 ईयर, मतलब 1 साल के लिए सेफ्टी कमेटी बनाया जाता है और उसका मीटिंग आपका हर महीने में होता है एक बार। दूसरा है आपका 2 साल होता है आपका सेफ्टी कमेटी का टेन्योर और उसका मीटिंग हर हाफ ईयर में होता है, मतलब कि हर 6 महीने में एक बार होता है। तीसरा ऑप्शन है आपका टेन्योर ऑफ 3 ईयर और मीटिंग एटलीस्ट 1 इन एवरी क्वार्टर, कि 3 साल के लिए आपका सेफ्टी कमेटी बनाया जाता है और उसका मीटिंग हर एक मतलब हर क्वार्टर में एक बार कम से कम होना चाहिए। या फिर परमानेंट टेन्योर, मतलब हमेशा के लिए बनाया जाता है और उसका मीटिंग हर साल में एक बार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेन्योर ऑफ 3 ईयर, कि 3 साल
के लिए बनाया जाता है और उसका मीटिंग हर एक क्वार्टर में एक बार लिया जाता है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ फ्रीक्वेंटली मस्ट द सेफ्टी कमेटी मस्ट स्पेशली इन केस ऑफ माइंस। जो भी आपका सेफ्टी कमेटी होगा वो आपका मीटिंग मतलब सेफ्टी कमेटी का माइंस के केस में कितना फ्रीक्वेंटली वो उसका मीटिंग करेगा, ठीक है, सेफ्टी कमेटी का उस चीज के बारे में पूछ रहा है। तो आपका लिखा हुआ है एटलीस्ट वन इन अ वीक, वीक में एक बार आपका सेफ्टी कमेटी आपका ये करेगा सेफ्टी कमेटी मीटिंग, या फिर वंस इन अ मंथ, एक महीने में एक बार करेगा, या फिर आपका एटलीस्ट वन इन अ क्वार्टर कि आपका साल में मतलब क्वार्टर में एक बार करेगा, या फिर बाय मंथली या फिर हर महीने करेगा। तो देखिए इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। देखिए ऊपर वाला जो केस है ना, ऊपर वाला केस में क्या लिखा हुआ है आपका, फैक्ट्रीज के लिए और बिल्डिंग साइट के लिए है। उस केस में आपका मीटिंग कब होगा, एटलीस्ट वन इन एवरी क्वार्टर, मतलब कि हर क्वार्टर में एक बार होगा, ठीक है, मतलब कि हर क्वार्टर में लिया जाएगा। लेकिन अगर माइंस का केस में पूछा जाएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने ये अलग कर दिया कि सेफ्टी कमेटी का मीटिंग माइंस का केस के लिए पूछ रहा है या फिर उसके केस के लिए। तो माइंस के केस के लिए याद रखिएगा कि सेफ्टी कमेटी का मीटिंग एटलीस्ट वंस इन अ मंथ होगा, मतलब महीने में एक बार होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों चीज का अंतर है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि फैक्ट्री के केस में या बिल्डिंग साइट केस में एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होगा वो वहां पे मेंशन रहेगा कि किसके केस में पूछा जा रहा है। अगला आते हैं हम लोग, विद इन हाउ मेनी डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेफ्टी कमेटी मस्ट एन एम्प्लॉयर इम्प्लीमेंट देम। सेफ्टी कमेटी का जो भी रिकमेंडेशन होगा उसको एम्प्लॉयर कितने दिनों के अंदर माइंस में इम्प्लीमेंट करेगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन है आपका 7 दिनों के अंदर, 15 दिनों के अंदर, 30 दिनों के अंदर, या 7 दिनों के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, विद इन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर, ठीक है। जैसे कि आपका सेफ्टी कमेटी है, ठीक है, सेफ्टी कमेटी आपका क्या करेगा कि माइंस में बताया कि हाँ आपका ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है या फिर यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, तो आपका जो भी आपका माइंस में एम्प्लॉयर काम कर रहे होंगे वो उस चीज को 15 दिनों के अंदर उसको ठीक करेंगे या फिर उसका इंस्ट्रक्शन मानेंगे, ठीक है। तो वही इसमें बोल रहा है कि सेफ्टी कमेटी का रिकमेंडेशन जो देगा, रिकमेंड करेगा, उसको कितने दिन के अंदर मायने इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगला है आपका डॉक वर्क के लिए, ठीक है, तो एक बार पढ़ते हैं इसको। व्हाट इज द स्टैट्यूटरी वर्कर थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड फॉर मैंडेटरी सेफ्टी ऑफिसर इन डॉक वर्क या बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको आंसर बता दे रहे हैं। 500 या उससे ज्यादा होगा तो डॉक वर्क के लिए, 250 होगा तो बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट आ गया आप माइंस के लिए, हम लोग माइंस वाला ध्यान देना ही है, लेकिन ये है कि हम लोग दूसरा वाला भी छोड़ना नहीं है, दूसरा वाला भी साथ ही साथ देखते चलना है। तो देखिए माइंस के केस में क्या बोल रहा है, इन केस ऑफ माइंस एट व्हाट वर्कर थ्रेशोल्ड मस्ट एन एम्प्लॉयर अपॉइंट एटलीस्ट वन सेफ्टी ऑफिसर, कि कितना मतलब कितना एम्प्लॉयर काम करेगा माइंस के अंदर, तो हम लोग एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में ये बन सकता है, आ सकता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है। लिखा हुआ है कि अगर 100 या उससे ज्यादा ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड वर्कर काम कर रहे हैं माइंस में, तो उस केस में आप लोग एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि 100 या 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे होंगे तो उस केस में आपका एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट किया जाएगा। चलिए और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि दो सेफ्टी ऑफिसर का अपॉइंटमेंट कब होगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एक सेफ्टी ऑफिसर के लिए आप लोगों को पता है कि 100 या 100 से ज्यादा वर्कर काम करेंगे तो आप एक मिनिमम एक सेफ्टी ऑफिसर को अपॉइंट कीजिएगा, लेकिन दो सेफ्टी ऑफिसर का मतलब कब अपॉइंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट बताइएगा। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर अंडर रूल 18। रूल 18 के अंदर आता है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर, ठीक है। तो आपको बताना है कि उसका क्वालिफिकेशन क्या होगा, जो भी आपका सेफ्टी ऑफिसर होगा उसका क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, एनी ग्रेजुएट विद इन अ जनरल सर्टिफिकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। जो भी आपका सेफ्टी ऑफिसर होगा वो कोई भी नॉर्मल ग्रेजुएट होगा और जनरल सर्टिफिकेट होगा उसका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के तहत। अगला है आपका वो रिकॉग्नाइज डिग्री होगा, डिप्लोमा होगा, डिग्री होगा मतलब बीटेक होगा, डिप्लोमा होगा इस फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, या फिर उसके पास डिग्री होगा फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, या अलोंग विथ अ रिकॉग्नाइज डिग्री और डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, ठीक है। तो इसका ये होगा। अगला बोल रहा है कि मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेट सेफ्टी ऑडिट, जो भी सेफ्टी ऑडिट होता है उसमें उसका मास्टर किया रहेगा, या फिर मिनिमम 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एज सुपरवाइजर विदाउट एनी मैंडेटरी टेक्निकल डिग्री, 10 साल का उसके पास सुपरवाइजरी
एक्सपीरियंस होगा, कोई भी टेक्निकल डिग्री नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि उसके पास एक डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट होगा। कौन कौन फील्ड में, इंजीनियरिंग के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, फिजिक्स केमिस्ट्री, या फिर साथ ही साथ डिग्री या डिप्लोमा होगा इंडस्ट्रियल सेफ्टी के फील्ड में। इसमें इतना ही है चैप्टर नंबर 4 में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 5 में, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 क्या है गाइस, हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड है, ठीक है, हेल्थ सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन। अब पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हेन टेक्निकल क्लीनिंग ऑपरेशन इन अ फैक्ट्री मस्ट बी कैरिड आउट ड्यूरिंग वर्किंग आवर, व्हाट इज मैंडेटेड। लिखा हुआ है कि जब भी टेक्निकल क्लीनिंग ऑपरेशन माइंस में चल रहा हो, फैक्ट्री में चल रहा हो, तो वर्किंग आवर में, तो क्या मैंडेटरी है। तो लिखा हुआ है वर्कर मस्ट बी गिव कंपेंसेटरी ऑफ, तो वर्कर को क्या उस समय छुट्टी दे दिया जाएगा। दूसरा लिखा है प्रोडक्शन लाइट मस्ट बी शट डाउन एंटायरली फ्रॉम द 24 आवर्स, प्रोडक्शन लाइन को 24 घंटा के लिए बंद कर दिया जाएगा, सब साफ सफाई चल रहा होगा। या फिर लिखा हुआ है कि अप्रोप्रिएट मीन्स आर यूज एंड प्रिकॉशंस टेकन टू अवॉइड कंटामिनेशन ऑफ डस्ट और नॉक्सियस सब्सटेंसेस, कि आपका मतलब प्रॉपर मेजर लिया जाएगा कि जो भी आपका धूल वूल उड़ रहा है या डस्ट उड़ रहा है उस सब्सटेंस को मतलब ना उड़े उस चीज़ के लिए। या फिर बोल रहा है क्लीनिंग कैन नॉट बी डन, क्लीनिंग नहीं होगा जब आपका वर्किंग आवर चल रहा होगा तो, ठीक है। तो ये आपका एक तरह से फैक्ट्री वैक्ट्री के लिए है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि अप्रोप्रिएट मेजर लिया जाएगा और अवॉइड किया जाएगा कंटेमिनेशन ऑफ एयर या अदर नॉक्सियस सब्सटेंस को। अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 31। ये भी फैक्ट्री के लिए है, तो ये सब हम आपको ऊपर से अपनी पार करेंगे, ठीक है। लिखा हुआ है व्हाट अरेंजमेंट मस्ट द एम्प्लॉयर मेक टू प्रोटेक्ट फैक्ट्री वर्कर फ्रॉम एक्सट्रीम आउटडोर वेदर कंडीशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, चेंज वर्किंग आवर एंड प्रोवाइडिंग प्रोटेक्टिव क्लोथ और प्रोविजन फ्री ऑफ चार्जेस। अगला है आपका रूल नंबर 25 में रेसिडुअल रिस्क ऑफ हीट रिसेस इन एक्सट्रीम हॉट एंड ह्यूमिड इन्वायरमेंट, व्हाट मेजर शुड बी टेकन। आपका गर्मी से और एक्सट्रीम हॉट कंडीशन से बचने के लिए क्या क्या मेजर्स आपका लिया जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एडिक्वेट सुपरविजन टू विड्रॉल एम्प्लॉय इन सिम्टम्स अकर एंड ट्रेनिंग इन फर्स्ट एड एंड हीट स्ट्रेस, ठीक है। अगला है आपका फॉर टनलिंग वर्क या विंस्टर कंस्ट्रक्शन व्हाट इज द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट स्टैट्यूटरी लिस्टेड अंडर रूल नंबर 31 रूल नंबर में क्या क्या चीज इसमें लिस्टेड नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेडियो एक्टिव आइसोटोप ट्रांसलेशर सेंसर, ये आपका मेंशन नहीं है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है आपका 34 नंबर। लिखा हुआ है व्हाट आर द स्पेसिफाइड कंपोनेंट मैंडेटेड फॉर अप्रोप्रिएट प्रोडक्टिव क्लोथिंग फॉर प्लांटेशन वर्किंग हैंडलिंग टॉक्सिक पेस्टिसाइड। तो 34 नंबर का है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्टिव आउटर गारमेंट विथ हैट, ठीक है, इंटरप्रीनियड रबर ग्लोव्स, डस्ट प्रूफ गॉगल्स, रबर प्रूफ बॉल्स, ये हम ये इसलिए आप लोग बता रहे हैं ना कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो आप लोग हम पे इल्जाम ना लगाए कि आप नहीं बताया सर, क्योंकि आपसे माइंड का पढ़ाया था। तो ये सब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के लिए पिक करके ला दिए हैं कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको अपने से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अंडर रूल नंबर 47 व्हाट इज द मैंडेटरी स्केल फॉर सेपरेट लेटरिंग अकोमोडेशन इन द वर्क प्लेस, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि ये जो लेटरिंग का बात कर रहा है अकोमोडेशन का, ये किस जगह के लिए बात कर रहा है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि रूल नंबर 47 में कि मैंडेटरी स्केल क्या है सेपरेट रेटिंग एकोमोडेशन का। लिखा हुआ है एटलीस्ट एक लेटरिन होना चाहिए हर 50 मेल और फीमेल के लिए, एटलीस्ट एक लेटरिन होना चाहिए 25 मेल और 15 फीमेल के लिए, एक लेटरिन होना चाहिए 100 वर्कर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर बिना देखे हुए, सेपरेट ब्लॉक फॉर हर 10 वर्कर के लिए, एक रोटेटरी रोस्टर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, सेपरेट रेटिंग होना चाहिए 25 मेल के लिए और 25 एम्प्लॉय के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोविजन रिगार्डिंग सैनिटरी नैपकिन इन वुमेन टॉयलेट एट द वर्क प्लेस। तो इसका 36 नंबर का आंसर हो जाएगा बी, प्रोवाइडेड इन सफिशिएंट क्वांटिटी फ्री ऑफ चार्ज रिप्लेनिश ऑफ अ डेली बेसिस अलोंग विथ डिस्पोजल बिन्स विथ लिड्स, ठीक है। वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ से हम लोग का अपना माइंड वाला कुछ स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं चैप्टर नंबर 6 क्या है आपका, वेलफेयर प्रोविजन से रिलेटेड। लिखा हुआ है कि एट वाट वर्कर थ्रेशोल्ड इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट लेबर इन न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी कैंटीन
स्टेचुटरली मैंडेटरी इन फैक्ट्री माइंस एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर साइड। देखिए यहाँ पे मेंशन है माइंस के लिए है, तो बोल रहा है कि आपका कितने वर्कर थ्रेशोल्ड होंगे। तो आपका माइंस मतलब एक हेल्दी कैंटीन या फिर क्या बोलते हैं हेल्दी कैंटीन का, उसमें मतलब वहाँ पे कैंटीन अवेलेबल हो, एक तरह से बोल सकते हैं कितने वर्कर काम कर रहे हो तो वहाँ पे माइंस के अंदर एक कैंटीन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। सिर्फ माइंस में नहीं, फैक्ट्री या फिर कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, सबके लिए सेम होगा। तो मिनिमम कितने वर्कर होने चाहिए, कितने थ्रेशोल्ड होने चाहिए एक तरह से, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 या 100 से ज्यादा वर्कर, ठीक है। जहां पे आपका 100 या 100 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हो उस केस में आपका एक न्यूट्रिशन और हेल्दी कैंटीन का प्रोविजन है। अब आते हैं हम लोग 38 नंबर में। 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ वर्कर इन एवरी एस्टेब्लिशमेंट मस्ट बी ट्रेन इन फर्स्ट एड प्रोसीड्यूर अंडर रूल नंबर 14, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आपका कितना परसेंट ऑफ वर्कर को हर एक एस्टेब्लिशमेंट में मतलब माइंस में फर्स्ट एड ट्रेनिंग देना कंपलसरी है रूल नंबर 54 के तहत, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एटलीस्ट 10%, एटलीस्ट 20%, एटलीस्ट 33% या एटलीस्ट 55%। तो 38 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एटलीस्ट 33%। माइंस में अगर 100 वर्कर काम कर रहे हैं ना, तो उसमें से 33 वर्कर को फर्स्ट एड प्रोसीड्यूर मतलब कि फर्स्ट एड ट्रेनिंग आना चाहिए, ठीक है। मतलब फर्स्ट एड देने आना चाहिए 33 वर्कर को, ठीक है। अगर 200 वर्कर काम कर रहे हैं तो 66, 300 वर्कर काम कर रहे हैं तो 99, मतलब 33%। 300 का 33% कितना होता है 99, तो वही 33%, समझ गया ना। तो अगर डाटा में भी पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में अगर पूछेगा भी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर 200 वर्कर काम कर रहे हैं माइंस में तो कितने परसेंट वर्कर को आपका फर्स्ट एड देना आना चाहिए रूल नंबर 54 के तहत। घुमाएगा ज्यादा तो इस तरह घुमा सकता है। तो 200 का आपका 33% कितना होता है निकाल लीजिएगा। अब अगर नहीं निकालने आता है तो फिर क्या ही बोले, 200 का 33%, ठीक है, ऐसे निकलता है। 0000 कट जाएगा, 22 इंटू 3 66%, ठीक है। तो ऐसे, ठीक है। अरे यार, चलिए आगे जाते हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताते रहते हैं साथ में। अब आते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 39 में। लिखा हुआ है एट वाट थ्रेशोल्ड, ठीक है, एट वाट थ्रेशोल्ड और ऑर्डिनरी, अरे यार क्या हो रहा है, हाँ, एट व्हाट थ्रेशोल्ड या ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड वर्कर इन अ सुटेबल एम्बुलेंस रूम अंडर द चार्ज ऑफ अ फुल्ली मेडिकल प्रैक्टिशनर मैंडेटरी इन फैक्ट्री माइंस या बिल्डिंग साइट। लिखा हुआ है कितना थ्रेशोल्ड होगा कि एक सुटेबल एम्बुलेंस रूम माइंस में या फिर अदर जगह पे स्टेबलाइजमेंट हो और वहाँ पे एक फुल मेडिकल प्रैक्टिशनर अवेलेबल हो, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ऑप्शन क्या क्या है, मोर देन 100 वर्कर, मोर देन 250 वर्कर, मोर देन 500 वर्कर या मोर देन 1000 वर्कर। तो आपको एम्बुलेंस रूम माइंस में कब स्टेबलाइजमेंट होगा या फिर उस जगह पे रहेगा जब माइंस में आपका एटलीस्ट 500 वर्कर होंगे या उससे ज्यादा वर्कर होंगे तो, ठीक है। मोर देन 500 वर्कर होंगे तो उस केस में। अब आते हैं हम लोग अपना अगला रूल में, जो कि है हमारा रूल नंबर 14। रूल नंबर 14 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम वर्कर थ्रेशोल्ड अबव विच द एम्प्लॉयर मस्ट अपॉइंट एटलीस्ट वन वेलफेयर ऑफिसर अंडर रूल नंबर 57। लिखा हुआ है कि मिनिमम वर्कर थ्रेशोल्ड क्या होगा कि जो भी एम्प्लॉयर हो वो अपॉइंट करे एटलीस्ट एक वेलफेयर ऑफिसर रूल नंबर 57 के तहत। रूल नंबर 57 के तहत आपको बताइए कितना मिनिमम वर्कर होना चाहिए कि वहाँ पे एक वेलफेयर ऑफिसर हो। वेलफेयर ऑफिसर माइंस में पता है इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जो भी वेलफेयर हो, मतलब ऐसा ना हो कि एम्प्लॉय के साथ अन्याय हो और उसको कोई बोलने वाला भी ना हो, उसीलिए आपका एक तरह से वेलफेयर ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है आपका वेयर द एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉय मोर देन 100 वर्कर, जहाँ 100 वर्कर से ज़्यादा हो उस जगह पे। दूसरा बोल रहा है जहाँ भी एस्टेब्लिशमेंट, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब कि वर्किंग प्लेस, माइंस हो, फैक्ट्री हो या कोई भी हो, वहाँ पे अगर 250 या 500 वर्कर काम कर रहे हो उस केस में। अगला बोल रहा है ओनली व्हेन द वर्कफोर्स एक्सिड 1000 एक्टिव एम्प्लॉय, 1000 से ज़्यादा एक्टिव एम्प्लॉय हो उस केस में, या फिर 100 से ज़्यादा वर्किंग वुमेन एम्प्लॉय हो उस केस में, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा। नहीं, इसका आंसर तो हम बताएंगे। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 250 या फिर 500 वर्कर काम कर रहे हो उस केस में आपका मैंडेटरी है कि एक आप वेलफेयर ऑफिसर हो। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि अगर माइंस में, ठीक है, 200 वुमेन वर्कर काम कर रही है तो वहाँ पे फिर कितने वेलफेयर ऑफिसर आपको अपॉइंट किया जाना चाहिए, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है तो सोच के आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है इफ अ वेलफेयर ऑफिसर इज डिस्चार्ज,
ठीक है। अगर वेलफेयर ऑफिसर को डिस्चार्ज या डिसमिस कर दिया जाए, टू हुम डू दे हैव राइट टू अपील, तो किसके पास जाके अपील कर सकता है? पहला ऑप्शन है आपका रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल, जो भी आपका रीजनल उस रीजन का लेबर कमिश्नर होगा उसके पास। दूसरा है आपका चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हु डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग, जो भी आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर है उसके पास जाके देगा, या फिर आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पास, या फिर आपका सेंट्रल इंडस्ट्रियल रेगुलेशन ट्राइब्यूनल के पास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इस? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द चीफ इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर हुज डिसीजन इज फाइनल एंड बाइंडिंग। ठीक है, जो इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर के होगा उसी के पास जाके वेलफेयर ऑफिसर अपना डिस्चार्ज या डिसमिस के लिए अपील कर सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्कर थ्रेशोल्ड? कितना वर्कर, थ्रेशोल्ड का मतलब एक तरह से आप समझिए कि लिमिट होता है, ठीक है, कितना से कितना, जैसे बोलते हैं ना कि 10 से 20, तो वैसे ही वो थ्रेशोल्ड एक तरह से उस लिमिट को बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वर्कर थ्रेशोल्ड अबव विद द क्रिच फैसिलिटी फॉर चिल्ड्रेन अंडर 6 ईयर ऑफ एज इज मैंडेटरी। ठीक है, क्रिच फैसिलिटी मतलब कि छोटे बच्चों के लिए एक फैसिलिटी होता है, मतलब एक रूम होता है वर्किंग प्लेस का, जहाँ पे उनको बेसिक फैसिलिटी दिया जाता है, जहाँ पे वहाँ मदर फीडिंग या फिर और भी बेसिक चीज़ खेलने वेलने के लिए दिया जाता है। तो वही बोल रहा है कि कितने वर्कर काम कर रहे हो तो आपको क्रेच फैसिलिटी दिया जाएगा 6 साल से कम बच्चों के लिए, जो कि मैंडेटरी होगा। तो लिखा हुआ है जहाँ मोर देन 20 वुमेन वर्कर एम्प्लॉय काम कर रही हो, जहाँ 20 से ज़्यादा वुमेन वर्कर काम कर रही है उस जगह, 30 से ज़्यादा वुमेन वर्कर काम कर रही है उस जगह, 50 से ज़्यादा, या फिर आपका 100 से ज़्यादा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर आर एक्टिव। सॉरी, मोर देन 30 टोटल वर्कर, 30 से ज़्यादा टोटल वर्कर, या 50 से ज़्यादा ऑर्डिनरी वर्कर, या फिर मोर देन 100 कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहाँ 50 से ज़्यादा आपका ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हो। ठीक है, ऑर्डिनरी वर्कर एम्प्लॉय हो। देखिए इसमें भेदभाव इसलिए नहीं होता है ना, क्योंकि मतलब आप लोग ये भी तो बोल सकते हैं कि वुमेन वर्कर है तब भी उसके बच्चे लोग को देखभाल करने के लिए। फॉर एग्जांपल मानिए अगर कहीं ऐसा भी होता है मेल और फीमेल दोनों काम कर रही हो ना, तो इसीलिए ऑर्डिनरी का केस आता है कि ऑर्डिनरी वर्कर अगर होंगे तो भी, कि जैसे मैं एक ही माइन से वहाँ पे मेल भी काम कर रहा है फीमेल भी काम कर रहा है, उसका बच्चा कौन देखेगा? तो उस केस में आपका ऑर्डिनरी वर्कर, या फिर या कोई सिंगल पेरेंट है, मदर है या फिर सिर्फ फादर है, तो उस केस में भी उनके बच्चे को कौन देखेगा? तो इसीलिए ऑर्डिनरी वर्कर का केस आता है, सिर्फ वुमेन या फिर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का केस में नहीं होता है। तो ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 43 में। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ फ्रीक्वेंट मस्ट मॉक ड्रिल टू इमरजेंसी प्रिपेयरनेस बी कंडक्टेड इन अ फैक्ट्री, माइंस, कंस्ट्रक्शन साइट एंड मोटर ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग? कितने टाइम पीरियड के अंदर आपका इमरजेंसी प्रिपेयरनेस का मॉक ड्रिल होना चाहिए? मॉक ड्रिल का मतलब कि एक तरह से प्रैक्टिस होना चाहिए, कि कुछ टाइम फ्रेम के अंदर आपका जब भी माइंस में होता है ना मॉक ड्रिल होता है, आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम आपका इंडियन एयरफोर्स हो गया या फिर इंडियन मिलिट्री होगा, वो ये करवाता है, मॉक ड्रिल करवाता है। जैसे 7 मई 2025 में आप लोग को सुना था कि एक मॉक ड्रिल करवाया गया था, सुने थे कि पाकिस्तान हमला करने वाला है, तो फिर आप लोग अगर आवाज बेल का आवाज सुनाई दे तो सारा जगह का लाइट ऑफ कर दे, तो वो एक तरह का मॉक ड्रिल ही था। तो वही बोल रहा है कि माइंस में भी जो भी सेफ्टी रिलेटेड या फिर अदर इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस को लेके आपका मॉक ड्रिल का टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? तो आपका ऑप्शन है पहला मंथली, हर महीना होना चाहिए, क्वार्टरली, हर क्वार्टरली में होना चाहिए, मतलब 6 महीने में एक बार, क्वार्टरली मतलब कि हर 4 महीने में एक बार क्वार्टरली, हाफ ईयरली 6 महीने में एक बार, एनुअली साल में एक बार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब हो जाता है एक तरह से 4 महीने, क्वार्टर का मतलब ही होता है 4। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि क्वार्टरली आपका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 7 की तरफ। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 किसके बारे में है? आवर ऑफ वर्क एंड एनुअल लीव विद वेजेस, कि हम लोग ने कितने घंटे काम किया और उसका क्या वेजेस मिला, उस चीज को लेके सालाना वेजेस क्या है उसका। चलिए आगे देखते हैं क्या है। रूल नंबर 64, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड वर्किंग आवर? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड वर्किंग आवर क्या है जो कि परमिटेड होता है पर वर्कर अंडर रूल नंबर 64? लिखा हुआ है जो भी वर्कर काम करेगा उसका स्टैंडर्ड वर्किंग आवर लिमिट क्या है, मतलब कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ घंटा कोई भी वर्कर काम कर सकता है? 36 घंटा, 48 घंटा, 40 घंटा, 48 घंटा या 60 घंटा? तो ऑप्शन नंबर 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 48 घंटा।
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टैंडर्ड वर्किंग आवर जो भी है, एक सप्ताह में वर्कर 6 मतलब 48 घंटा काम कर सकता है, ठीक है, एक वीक में। एक दिन का बात नहीं रहा, एक वीक का मतलब 7 दिन के अंदर वर्कर सिर्फ 48 घंटा ही काम करेगा, वो उसका मैक्सिमम वर्किंग आवर है। और उससे ज़्यादा काम करेगा स्पेशल कंडीशन में, अगर उसको परमिशन है तभी। अब आते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। 45 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेट ऑफ प्रीमियम वेज ऑफ ऑन एम्प्लॉय इन एंटाइटल फॉर परफॉर्मिंग ओवर टाइम वर्क। क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ प्रीमियम वेजेस क्या होगा, मतलब कि उसको क्या प्रीमियम दिया जाएगा, मतलब कि उसका एक तरह से सिंपल सा कहने का मतलब कि उसको कितना पैसा दिया जाएगा एक्स्ट्रा ओवर टाइम काम करने के लिए माइंस में, ठीक है। तो लिखा है 1.5 टाइम द ऑर्डिनरी रेट ऑफ वर्क, जो भी आपका ऑर्डिनरी रेट होगा वर्क का, उसका 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स मतलब 1.5 टाइम्स एक तरह से, ठीक है, 1.5 टाइम्स दिया जाएगा जो भी आपका ऑर्डिनरी है। दूसरा है ट्वाइस द रेट ऑफ देयर ऑर्डिनरी वर्क, दुगुना पैसा दिया जाएगा। या फिर स्टैंड वेज रेट प्लस अ सीजनल बोनस, ठीक है, आपका स्टैंडर्ड वेज रेट जो भी है आपका वो प्लस सीजनल बोनस दिया जाएगा एक्स्ट्रा काम करने के लिए। या फिर ट्रिपल द रेट ऑफ ऑर्डिनरी बेसिस, या फिर आपका 3 गुना पैसा मिलेगा उसको। तो ये नहीं होगा, आपको ट्वाइस द रेट ऑफ वर्क मिलेगा, ठीक है, जितना भी आपने काम किया उसका आपको दुगुना पैसा दिया जाएगा। मतलब कि अगर आपने ओवर टाइम काम किया तो आपका जो भी रेट है उस रेट से डबल पैसा आपको ओवर टाइम के लिए दिया जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 46 नंबर। 46 नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट ऑफ ओवर टाइम, ठीक है, ओवर टाइम करने का भी एक लिमिट होता है ना, ऑफ अ वर्कर अलाउड टू बी परफॉर्म इन अ क्वार्टर ऑफ अ ईयर, ठीक है। मतलब कि आपका पूछ रहा है कि मैक्सिमम लिमिट क्या होगा ओवर टाइम करने का, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 144 आवर। एक साल में आपका ओवर टाइम करने का 144 घंटा आपका लिमिट है, ठीक है। जो भी आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिमिट है ओवर टाइम करने का वर्कर का, वो अलाउ करता है कि वो 144 घंटा काम कर सके एक साल में। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन बचा हुआ है, 5-6 क्वेश्चन है, अभी खत्म होने वाला है। अब आते हैं हम लोग अपना चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर 8 क्या है, मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर एंड रिकॉर्ड। जो भी आपका रजिस्टर होता है उसका मेंटेनेंस और रिकॉर्ड के बारे में, ठीक है। लिखा हुआ है फॉर हाउ मेनी कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर आपको पता ही है, 1 जनवरी से लेके 30 दिसंबर तक का डेट को आपको कैलेंडर ईयर बोलते हैं। एक तरह से 365 दिन का जो टाइम फ्रेम होता है उसी को आप लोग कैलेंडर ईयर बोला जाता है। तो बोल रहा है कि हाउ मेनी कैलेंडर ईयर ऑल ओरिजिनल वर्क प्लेस रजिस्टर रिकॉर्ड बी प्रिजर्व फ्रॉम द डेट ऑफ लास्ट एंट्री। जो भी आपका कैलेंडर ईयर होता है तो आपका ओरिजिनल रजिस्टर मतलब जो भी ओरिजिनल रजिस्टर या रिकॉर्ड होता है उसको कितने समय तक बचा के रखना है आपका लास्ट एंट्री से। जैसे आपको मैंने बताया था कि आपका लास्ट एंट्री जैसे आज का है, ठीक है, 10 तारीख का आपका लास्ट एंट्री है, तो आप कब तक इसको बचा के रखिएगा। जैसे आप आज का आपका 10 तारीख है ना 2026 का, तो आप लोग को पूछा गया है कि आप लोग कितने साल तक इसको बचा के रखिएगा, अगले 10 तारीख तक, मतलब अगला 10 जून तक, ठीक है। तो 47 नंबर का आंसर है आपका, चलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है, इसका आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, ये आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि ये हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं कि जो भी आपका रजिस्टर है उसको लास्ट कितने समय तक बचा के रखना है। अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन और बिफोर, ठीक है, विच डेट ऑफ द एम्प्लॉयर अपलोड द यूनिफाइड एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर 10 17 एंड फॉर्म नंबर 18 ऑन अ डिजिग्नेटेड पोर्टल। जो भी आपका एम्प्लॉयर होगा वो कब और कितने दिन से पहले आपका एम्प्लॉयर अपलोड करेगा यूनिफाइड एनुअल रिटर्न, मतलब कि साल का जितना भी रिटर्न होगा उसको फॉर्म नंबर किस में 18 17 और 18 में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब आपको बताना है। इसका ऑप्शन है पहला ऑन और बिफोर 31 दिसंबर ऑन द करेंट ईयर। ऑन मतलब पहले और बिफोर 31 दिसंबर का, मतलब 31 दिसंबर या उससे पहले जो भी आपका करंट ईयर चल रहा है उससे पहले आपका एम्प्लॉयर सारा एनुअल रिटर्न को अपडेट करेगा डेजिग्नेटेड पोर्टल में। अगला है आपका ऑन और बिफोर 28 या 29 डे ऑफ फरवरी, मतलब फरवरी के 28 या 29 तारीख को या उससे पहले का, फ्रॉम द एंड ऑफ ईच कैलेंडर ईयर, जो भी कैलेंडर ईयर खत्म होने वाला है उसमें, या फिर ऑन और बिफोर 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ऑन उस दिन या फिर उससे पहले 31 मार्च ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में, या फिर 15 दिन, मतलब 15 दिन के अंदर क्लोजिंग या फाइनेंशियल अकाउंटिंग विंडो का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी
ऑन और बिफोर 28 या 29 डे ऑफ फरवरी, फरवरी का 28 या 29 डे के अंदर में। अब देखिए, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अब 2-4 क्वेश्चन बचा हुआ है, बस 52 तक है, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सॉरी चैप्टर नंबर आपका है 9। चैप्टर नंबर 9 किसके बारे में है? आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर एंड अदर अथॉरिटी के बारे में। जो भी आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होगा और या अदर अथॉरिटी, उनके बारे में लिखा हुआ है। इन हाउ मेनी पोर्सन मस्ट एन इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर डिवाइड द केमिकल एंड ये मटेरियल। हाँ, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 49 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 2 पोर्सन, एक एम्प्लॉयर अदर लेबोरेटरी, और ये पूछ रहा है जो भी इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर होगा वो जो भी माइन में दिया हुआ सैंपल होगा वेरिफिकेशन का, वो उसको कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? तो वो उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेगा, मैंने आपको बताया था। एक वो एम्प्लॉयर को देगा, दूसरा वो लेबोरेटरी भेजेगा और तीसरा वो कोर्ट रूम में प्रेजेंट करेगा। रिसेंट क्लास का अगर वीडियो नहीं देखी तो उसमें भी मैंने सारा चीज़ डिटेल में पढ़ाया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग अगला में, लिखा हुआ है विच फॉर्म इज ऑफिशियली डिजाइनेटेड फॉर द इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटेड टू इशू एन इम्प्रूवमेंट नोटिस पॉइंटिंग आउट नॉन कॉम्प्लियंसेस, ठीक है। इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटेड जो भी है इम्प्रूवमेंट नोटिस किस फॉर्म में देगा, ठीक है। तो 50 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉर्म नंबर 25 के तहत। फॉर्म नंबर 25 क्या है? आपका इम्प्रूवमेंट नोटिस के अंडर है, जिसमें आपका इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर जो भी होगा आपका इम्प्रूवमेंट नोटिस उसमें देगा। अब आते हैं हम लोग अपना अगला चैप्टर, जो कि है लास्ट चैप्टर एक तरह से मेरा पीडीएफ का, वो है आपका चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या चीज़ के बारे में है? स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन मतलब वुमेन का नौकरी के लिए स्पेशल प्राविधान जो है उसके बारे में दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी कंडीशन फॉर एम्प्लॉइंग वुमेन वर्कर बिटवीन 7 PM से 6 PM। क्या क्या मैंडेटरी कंडीशन होता है जो भी वर्किंग कंडीशन के लिए वुमेन के लिए? तो इसका आंसर ही हम बता देते हैं डायरेक्ट आप लोग को। आप लोग पीडीएफ में, मतलब पीडीएफ तो नहीं, आप लोग इसमें एक बार पढ़ लीजिएगा वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिटन कंसेंट टू द वुमेन एम्प्लॉय। जब तक कोई वुमेन को रिटन, मतलब एक तरह से रिटन पेपर नहीं मिल जाता तब तक वो वुमेन काम नहीं करेगी। उसको फ्री ट्रांसपोर्टेशन दिया जाएगा, मतलब घर से काम तक जाने के लिए और काम से घर तक आने के लिए, और वेल लिटेड वर्क प्लेस मिलेगा। जो भी वर्क प्लेस होगा वो उसके लिए साफ सुथरा रहेगा और सुरक्षित रहेगा, और उसमें क्लियर सीसीटीवी मॉनिटरिंग रहेगा, ठीक है। तो ये कंडीशन है। अब आते हैं हम लोग अपना लास्ट पॉइंट पे, जो कि है आपका 52 नंबर, ठीक है। 52 नंबर क्या बोल रहा है? इन बिलो ग्राउंड माइंस, अंडरग्राउंड माइंस का बात कर रहा है। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयड डेट मस्ट बी ऑन ड्यूटी टुगेदर एट एनी प्लेस इफ एम्प्लॉयड ड्यूरिंग एट नाइट आवर। अगर रात में काम चल रहा है तो बिलो ग्राउंड माइंस में कम से कम कितने वुमेन एक साथ होने चाहिए? तो उनको मतलब वो साथ में हो सकते, उससे कम वुमेन बिलो ग्राउंड माइंस में रात के समय में नहीं हो सकते। तो आपको लिखा हुआ है एटलीस्ट 2 वुमेन, कम से कम 2 वुमेन होने चाहिए, नॉट लेस देन 3 वुमेन, ठीक है। कम से कम 3 वुमेन से कम नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट 5 वुमेन, कम से कम 5 वुमेन होना चाहिए। वुमेन आर कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड फ्रॉम बिलो ग्राउंड वर्किंग नाइट। रात के समय में वर्किंग वुमेन के लिए बिलो ग्राउंड माइंस में कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड हो, मतलब बंद हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉट लेस देन 3 वुमेन एम्प्लॉय, ठीक है। आपका 3 से कम एम्प्लॉय वुमेन नहीं होना चाहिए, मतलब 3 वुमेन कम से कम, 3 औरत कम से कम एक तरह से फीमेल एम्प्लॉय होने चाहिए आपको एक साथ काम करने के लिए बिलो ग्राउंड माइंस। उससे कम एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए अगर रात में काम चल रहा है माइंस में, तो ठीक है। अब गाइज़ आप लोग बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आपको थोड़ी सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे और भी ऐसी वीडियो बनाऊँ तो आप लोग कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा और एक बार फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। और इसका पीडीएफ आप लोग को तो अभी नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर मेरा 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं ये पीडीएफ आप लोगों के लिए डाल दूँगा, ठीक है। तब तक के लिए गाइस थैंक यू। मिलते हैं अब लोग नेक्स्ट वीडियो में।